जय हिंद साथियों, प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम जो प्रीवियस पेपर है हमारा एलटी का, जो कि 2018 में हुआ था जनवरी के महीने में, और ये पोस्ट कोड था। तो आज हम इस पेपर से रिलेटिव 30 शिक्षा मनोविज्ञान पे जो आधारित क्वेश्चन थे उनको आज देखते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की इनकी संभावनाएं हैं, या पेपर का स्तर कुछ इसी तरह से तैयार होता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साथियों कि ज्ञात से अज्ञात की ओर एक है, तो क्या है? शिक्षण विधि है, या शिक्षण सूत्र है, शिक्षण तकनीकी है, या शिक्षण युक्ति है? तो साथियों, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, आप सभी को पता है, यह एक शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण व्यूह रचना है, तो क्या है? उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है, शिक्षण की एक विधि है, कक्षा में अतिरिक्त कोई क्रिया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, शिक्षण जो व्यूह रचना है, इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले जो गुण होते हैं कैसे होते हैं? परंपरावादी एवं सामाजिक होते हैं, या शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय होते हैं, या जोशीले एवं क्रोधी होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जो आयताकार शारीरिक रचना वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो गुण होते हैं किस तरह के होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, जोशीले एवं क्रोधी। जोशीले एवं क्रोधी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है साथियों चौथा क्वेश्चन देखें हम कि दल शिक्षण में दल क्या है कह रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दल शिक्षण है इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी 1955 में। और साथियों, दल जो शिक्षण था ये टीचर्स पे ही आधारित था। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वो कौन सा स्तर है? चिंता का ना होना, अत्यधिक चिंता होना, सामान्य चिंता होना, अधिगम का चिंता से कोई संबंध नहीं है। तो कह रहा कि चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है। तो साथियों, चिंता ज़्यादा तो होगी नहीं, खतरनाक भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सामान्य सी चिंता होगी कि हमें पढ़ना है, सीखना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन है छठवां। यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो साथियों, आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट विधि। अगला क्वेश्चन है सातवां, देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है? पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध है। बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है साथियों 2009 में आया। तो इसके उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बताना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है ये कब से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है 8वां पे चलते हैं कि छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। यदि आपको सारी लाइनें अच्छी लग रही है तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां कि सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? साथियों, आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो पहला है भाषण, दूसरा है अभिकर्मित अनुदेशन, तीसरा है अनुवर्ग, चौथा है प्रदर्शन। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक कौन हैं? तो BF स्किनर आपको याद रखना है। लेकिन 9वें क्वेश्चन का जो सटीक ऑप्शन है अनुवर्ग बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 10वां कि संप्रेषण क्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। सही बात है। यदि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज़ें हमारी मुँह से भी गलत हो सकती हैं या जिनका उच्चारण सही नहीं हो सकता है, तो संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। पहला है यह सही है, यह गलत है, यह आंशिक रूप से सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, सटीक ऑप्शन आपको देना है। 4 ऑप्शन है, अभी चेक करिए अपना आपको फटाफट। तो 10वीं का राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, तो यह सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11वां। कक्ष में संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए, जो माइक्रो टीचिंग्स है वो कक्ष में संप्रेषण हेतु क्यों आवश्यक है? इससे पृष्ठ पोषण होता है, या विभिन्न कौशलों के विकास हेतु होना चाहिए, या पाठ पूर्ण करने के लिए होना चाहिए, या मूल्यांकन के लिए होना चाहिए। देखिए साथियों, माइक्रो टीचिंग क्यों आवश्यक है? क्लासरूम में संप्रेषण के दौरान
तो आप ऑप्शन आपके सामने है 4, आपको सटीक बताना है। तो आप सभी ने पढ़ा है कि माइक्रो टीचिंग जो स्किल्स पर आधारित है, तो ये विभिन्न कौशलों के विकास हेतु माइक्रो टीचिंग आवश्यक है कक्षा कक्ष में। अगला क्वेश्चन है साथियों 12वां कि अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? पहला अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये तो हो नहीं सकता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत। देखिए साथियों, हम अध्यापक हैं, आप लोग अध्यापक हैं या अध्यापक बनेंगे, तो यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी बुरी आदत वाला होगा तो आप कौन सी ऐसी कार्य योजना बनाएंगे जिससे कि वह कौन सा ऐसा सिद्धांत लगाएंगे आप? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। साथियों आपको कमेंट करना है कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसकी देन है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष होता है? देखिए, कोई व्यक्ति, आप हैं, हम हैं, छात्र है, कोई भी है, उनका जो व्यवहार है वो कौन सा पक्ष के अंतर्गत आएगा? संज्ञानात्मक पक्ष, ये तो आएगा नहीं। बौद्धिक पक्ष, ये भी हो नहीं जाना। बाह्य पक्ष और गैर संज्ञानात्मक पक्ष में बी और डी में से आपको ऑप्शन देने हैं। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों, गैर संज्ञानात्मक पक्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 14वां, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझने की व्यावहारिक विधि है। विद्यार्थी को यदि हमें कठिन शब्दों का अर्थ समझाना है तो उनके लिए जो व्यावहारिक विधि होगी, या व्यावहारिक विधि है, इसके अंतर्गत क्या आता है? उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, या विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, या समानार्थी शब्द बताना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, सटीक ऑप्शन क्या होगा कि विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की जो व्यावहारिक विधि है, इनमें से 4 ऑप्शन है। फटाफट बताइए, आप गुरुजी लोग बनने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पहला राइट हो जाएगा साथियों, कि उन शब्दों को, जो कठिन शब्द है, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली, काले कोट को देखकर डरने लग जाता है, इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। पहला है अनुक्रिया का सामान्यीकरण, उद्दीपक का सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, आप फटक से ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, लेकिन ये नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली, काले कोट को देखकर डरने लग जाता है। तो काला कोट, ये काली बिल्ली, ये सारे क्या हैं? ये स्टिमुल्स हैं, एक तरह से उद्दीपक का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, उद्दीपक का सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि ये साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं, या केंद्रक होता है, या जीन्स होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखे जाते हैं, माता पिता, और इनको जो पहुंचाने का जो संवाहक होता है वो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जीन्स जो होते हैं, जीन्स का कार्य है कि ये माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। तो जीन्स जो है यहाँ पे संवाहक का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है कह रहा। शैक्षिक मापन की विधियों आपको पता होगा कौन कौन सी हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। वहाँ पे साक्षात्कार विधि के द्वारा हम जान सकते हैं, प्रश्नावली विधि के द्वारा हम जान सकते हैं, अवलोकन विधि के द्वारा हम शैक्षिक मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन मानक संदर्भित जो परीक्षण है ऑप्शन नंबर बी, ये मानक संदर्भित परीक्षण ये शैक्षिक मापन की विधियों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 18वां कि वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा, समानता का नियम समझना होगा, या विभिन्नता का नियम समझना होगा, या प्रतिगमन का नियम समझना होगा, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए साथियों, वंशानुक्रम के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके अंतर्गत ये सारे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है कह रहा। देखिए साथियों, आपको क्वेश्चन को है या नहीं है में ढंग से पढ़ना है या नहीं है में हम लोग गलती कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि 1 नंबर 2 नंबर में नौकरी से बाहर हैं। इसलिए नहीं और हाँ का तो आपको गलत और सही का विशेष ध्यान देना। तो क्रियात्मक अनुसंधान में कौन से पद आते हैं? समस्या का चयन आता है, वहाँ पे क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण आता है, समस्या को दूर करने के लिए योजना का निर्माण आता है। लेकिन अब समस्याओं से रिलेटिव होता है क्रियात्मक अनुसंधान, तो वहाँ पे हम परिणामों का सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। फिर उसका उद्देश्य क्या रहेगा? यदि हम वहाँ पे जो परिणाम आ रहे हैं उनका हम सामान्यीकरण कर दे रहे हैं तो वो क्रियात्मक अनुसंधान
का जो कार्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, नहीं होता है कह रहा। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है कह रहा। निर्देशन देना, किसी को परामर्श देना, उसके अंतर्गत हो सकता है समायोजन करना, हो सकता है उन्मुखीकरण करना, हो सकता है संवेगों का विकास करना, ये गलत कह रहा है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, निर्देशन एवं परामर्श यदि हम किसी लोगों को देंगे तो उसके अंदर हमारा जो उद्देश्य है, हमारा ये नहीं है कि हमें उसके अंदर संवेगों का विकास करना है, उसके अंदर जो क्रोध है, भय है या घृणा है, इस टाइप के ये चीज़ें हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। तो संवेगों का विकास करना ये निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए आप टीचर बनने वाले हैं सभी लोग, तो इसलिए साथियों क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, सोच समझ करके भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का जो आकार है तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए साथियों, टीचिंग वर्क करते हैं, श्यामपट्ट पे लिखते हैं, तो वहाँ पे जो लिखावट होनी चाहिए हमारी वो साफ होनी चाहिए, सूत्री होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन अक्षरों का जो आकार बनाएंगे, हम कितने बड़े अक्षर बनाने हैं, हमें किस बात का ध्यान रखना होगा कि श्यामपट्ट तथा जो विद्यार्थी बैठे हैं कक्षा में उनके बीच की दूरी कितनी है, या श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य की दूरी, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। कक्षा कक्ष की लंबाई और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों हमको जो महत्वपूर्ण चीज़ पे ध्यान देनी होगी कि जो कक्षा में विद्यार्थी और श्यामपट्ट की दूरी कितनी है, उसके आधार पे हम वहाँ पे जो लिखावट, जो अक्षरों का आकार देने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका कि श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य की दूरी का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? संज्ञानात्मक व्यवहारगत जो कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। साथियों 4 ऑप्शन है, सटीक ऑप्शन दीजिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। यदि हमें विद्यार्थी का जो आंतरिक, उसके जो अंदर के जो मनोभाव हैं उनका यदि हमें मापना है, उनका हमें मूल्यांकन करना है, अंदर की चीज़ें जो, तो प्रश्नावली, साक्षात्कार विधि, समाज मिति या प्रत्यारोपण विधि। तो इनमें से सटीक ऑप्शन क्या होगा साथियों? तो प्रत्यारोपण विधि, ऑप्शन नंबर जो डी है, इसी के द्वारा हम विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के बारे में हम ढंग से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। अभियोग्यता कह रहा है टीचर्स की जो अभियोग्यता से तात्पर्य है शिक्षण कार्य के प्रति कितना समर्पण है, या शिक्षक बनने की इच्छा कितना रखता है, या शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछनीय योग्यताएं रखता है, या छात्रों से अच्छा मेलजोल है। तो शिक्षण कह रहा जो टीचिंग वर्क है, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट होना चाहिए साथियों, कि शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखने वाला। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 25वां, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन डेवलप करना चाहते हैं हम अपने विद्यार्थियों में, तो हम क्या करेंगे? उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, दंड देकर, नियमों का पालन हमें उन्हें करा करके। तो देखिए सेल्फ डिसिप्लिन में यदि हमें अपने विद्यार्थियों को रखना सिखाना है या डेवलप करना है तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, उनको उत्तरदायित्व देकर। अगला क्वेश्चन है 26वां, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है तो निर्मित उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, टीचर्स जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाता है उसको ध्यान में रखने पड़ते हैं निर्मित उद्देश्य और मानव एवं भौतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? तो विन्यास प्रेरण, संचलन, हाव भाव, वाक स्वरूप परिवर्तन। देखिए उद्दीपन परिवर्तन में संचलन होगा, हाव भाव होगा, वाक स्वरूप परिवर्तन हो सकते हैं, विन्यास प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी, ये पहला ऑप्शन इसका राइट है, तत्व नहीं है विन्यास प्रेरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां, कि बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने के लिए, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, उपयुक्त सभी के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है 29वां, कि अधिगम मापन के लिए आवश्यक नहीं है कह रहा है। देखिए नहीं कह रहा है, देखिए यदि हमें अधिगम का मापन करना है तो उसके लिए हमें
परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करनी चाहिए, विद्यार्थियों का विश्वसनीयता ज्ञात होना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों का, लेकिन कितना पढ़ा है विद्यार्थियों के बारे में, लेकिन ये हम जो पहला ऑप्शन है कि शिक्षण युक्तियों का पता लगाना, कि शिक्षण युक्तियों का पता लगाना ये अधिगम मापन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 30, आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों, ये 30 क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ पे। तो अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंकित करने वाली वक्र को कहा जाता है। देखिए अधिगम जो प्रक्रिया उसको यदि पूरी उसकी जानकारी लेना है तो वृद्धिमान आवर्त वक्र, ह्रासमान आवर्त वक्र, समान आवर्तन वक्र या एस आकार का वक्र। तो अधिगम के बारे में यदि पूरी जानकारी हमें लेनी है तो इसके लिए हम कहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है एस आकार का वक्र। एस आकार वक्र के द्वारा हम अधिगम के बारे में पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं।